ठीक है, चलो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि सब जुड़ गए हैं। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गया है, इंस्पेक्शन के लिए आ गए थे थोड़ा सा, अभी जस्ट गए हैं सर लोग। चलो सभी लोग जुड़ गए हैं क्लास में। चलो दो तीन चीज़ थोड़ा सा अपन को डिस्कस करना था। सबसे पहली चीज़ ये है, नवंबर का 15 तारीख आ गया है और प्रोबेबली इस 26 नवंबर को पीएससी की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। क्लियर है सबको? 26 नवंबर को पीएससी की नोटिफिकेशन आएगी और जो डेट आएगी एग्ज़ाम की निकल के वो 11 फरवरी रहेगी। ये मैं आपको अभी पहले से बता रहा हूँ। क्लियर है? चलो 11 फरवरी को हमारा पीएससी हो जाएगा। अब ये है कि हमको किस तरह से चलना है क्लास को लेके। तो अपन कोशिश करेंगे कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं केवल प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाऊँगा, केवल प्राचीन भारत का इतिहास। बाकी इतिहास का पोर्शन जो है मध्यकालीन और आधुनिक गुलनाज मैम पढ़ाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरा मेरा एक बल्क में सब्जेक्ट जो आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पंचायती राज। क्लियर है? लास्ट टाइम जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ एक्ट को लिखवा दिया था, ठीक है, लेकिन पॉलिटी वाला सेक्शन और पंचायती राज बच गया था। सबको ध्यान है? ठीक है। तो अपन कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री को जल्दी से प्राचीन भारत को ख़त्म करके पॉलिटी वाले सेक्शन में आए, और इवन मैथ्स का भी एक दो चैप्टर ऐसा कर लें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैथ्स भी अपन को अब साल भर लेके चलना है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो मेरे को एक बार बता देना कि कैसा लेके चलना है। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको मैं बोर्ड में भी लिखाता हूँ और वही चीज़ को साइन लैंग्वेज वाली मैम जो है वो आपको मतलब कन्वे करती हैं। क्लियर है? तो कोशिश करेंगे अपन बोर्ड वर्क को थोड़ा सा कम कर लें, है ना। तो आप लोग जैसे मैम आपको साइन लैंग्वेज वाली कन्वे करेंगे, आप उसको ओन वर्ड्स में लिखते जाना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा वैदिक काल चल रहा है। वैदिक काल के तुरंत बाद महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, संगम काल, और 1200 से 600 के बीच में जो इधर वो है छोटे छोटे राजवंश, उनको पढ़ना है। और उसके साथ में हमको जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित चीज़ें भी थोड़ा सा देखना है, धर्म से संबंधित। सबको ध्यान रहेगा? चलो तो अब क्लास को थोड़ा सा स्पीड से लेके बढ़ेंगे, और ये ध्यान रखना कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम पे ना ऑनलाइन आ जाओ। अब मैं क्या करूँगा, कल से क्लास का टाइमिंग, नोटिस, कब छुट्टी रहेगी, कब क्या रहेगी, वो उसको एक बार मैं ग्रुप में पहले से डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहो। तो ये तो हो गया आज का मतलब क्लास का जो जो बोलना था। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? बस एक डॉट बना के भी मैसेज कर दोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आवाज़ क्लियर है सबको। और स्ट्रेंथ भी बहुत कम है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो जुड़े हैं उनकी संख्या बेहद कम है, ना के बराबर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, है ना। इकट्ठा बाद में पढ़ लेंगे सोचोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। चलो, ऋग्वेद काल हमारा लास्ट में खत्म होने वाला था, लेकिन लाइट गोल हो गई थी, तो ऋग्वेद काल के लास्ट का जो पॉइंट बचा है मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। हमने ऋग्वेद काल में नदियां थी, उनके कुछ प्राचीन नाम थे, और उनका वर्तमान नाम से किस नाम से जाना जाता है ये आप लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीएससी जो है जिस हिसाब से एग्जाम ले रहा है, सही जोड़ी बनाओ करके दे दिया तो फिर आप एकदम कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि नाम इतना डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है कि अच्छा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि इसका नाम ये था। दो कॉलम बना लो, एक तरफ लिखो प्राचीन नाम और एक तरफ लिखो वर्तमान नाम। क्लियर है सबको? एक तरफ प्राचीन नाम और एक तरफ वर्तमान नाम, ठीक है। सबसे पहले लिखो, पहला कुंभा। एक नदी थी जिसको कहा जाता था कुंभा, और उस नदी का वर्तमान नाम है काबुल नदी, ठीक है। दूसरा नाम लिखो वितस्ता। एक नदी थी जिसको बोलते थे वितस्ता, वितस्ता, और उसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? झेलम नदी, झेलम नदी के नाम से
जानते हैं। तीसरा पारुष्णी या परुष्णी। परुष्णी वाला मैं आपको बता भी चुका हूं, किसी को नाम याद आया क्या? परुष्णी नदी के तट पर दाशराग्य युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास नामक राजा ने 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं को हराया था। ये युद्ध पानी के लिए लड़ा गया था। याद आ रहा है सबको? हाँ, याद आ रहा है सबको? ओके, दाशराग्य युद्ध। ओके, हमने पुराना पढ़ा था कि रावी नदी यानी कि पारुष्णी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। ठीक है, तो वो कौन सी नदी के तट पे हुआ था? पारुष्णी नदी। इसी को हम वर्तमान नाम में क्या बोलते हैं? रावी नदी के तट पर। ठीक है, क्लियर है सबको? 80 कनी, 80 कनी, 80 कनी, 80 कनी आज उस नदी का वर्तमान नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी, चेनाब नदी। ठीक है, पांचवा द्वशद्वती, द्वशद्वती, द्वशद्वती। इसका अभी वर्तमान नाम है घग्गर नदी, घग्गर नदी। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये घग्गर नदी कौन सी है। ये घग्गर नदी वही है जो अरावली से निकलती है, अरावली से निकलती है और वो क्या जाती है? कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है ना? किसी सागर महासागर में ना गिर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ गई है। चलो लिख लो, बिपाशा। बिपाशा, सोचो, बिपाशा हीरोइन का नाम भी है हमारे यहाँ पे, लेकिन उस समय एक नदी का नाम था। और वो कौन से नदी को बिपाशा बोलते थे? याद रखो, व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। क्लियर हो गया? व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। सातवां लिखो, गोमल। गोमल, गा में ओ की मात्रा गो और मल, गोमल। गोमल जो है गोमती नदी को कहा जाता था। गोमती नदी कहां पे है? जब आप नदियां पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा गोमती नदी उत्तर प्रदेश में है और पूरा लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे में बसा है। क्लियर है? लिख लो एक और, शतुद्री। शतुद्री, शतुद्री, शतुद्री बोला जाता था सतलुज नदी को, सतलुज, सतलुज नदी को। क्लियर हो गया सबको? ये नाम नदियों के हो गया। देखो, ऋग्वैदिक काल में नदियों को इन नामों से जाना जाता था। कुंभा मतलब काबुल नदी, वितस्ता मतलब झेलम नदी, पारुष्णी मतलब रावी नदी, असीकनी, असीकनी मतलब वर्तमान की चेनाब नदी। चेनाब नदी को थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा बोलते हैं पाकिस्तान में चले गया है, पाकिस्तान वाला है, तो इसके ऊपर समझौता हो गया है ना। जो अपन नदी परियोजना, घाटी और संधियां पढ़ोगे उसमें ये चेनाब नदी का महत्व आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो, सलाल, दुल्हिस, ये सब जो परियोजनाएं हैं इसी चेनाब नदी पे चल रही हैं। आगे फिर द्वशद्वती। द्वशद्वती घग्गर नदी को बोलते थे। बिपाशा यानी कि अभी वर्तमान की व्यास नदी, गोमल यानी कि वर्तमान की गोमती नदी, और शतुद्री यानी कि वर्तमान की सतलुज नदी को शतुद्री नदी कहा जाता था। क्लियर हो गया सबको? चलो, ऋग्वेद काल को आज जल्दी से खत्म करेंगे। ऋग्वेद काल के बेसिक बेसिक पॉइंट्स बचे हैं, उनको आप जल्दी से लिख लो, उसको आप जल्दी से लिख लो, मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूं। ठीक है, बोर्ड में लिख दे रहा हूं, आप देख लेना। ठीक है,
ठीक है, जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में 3 किस्म के ऋण को बताया गया है। क्लियर है? तो वो ऋण कौन कौन से हैं देख लो। देव ऋण, देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, ठीक है, देख लिए, देव ऋण, पितृ ऋण, और तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण। क्लियर हो गया सबको? चलो फिर से एक बार जो मेरी आवाज सुन के लिख रहा है वो लोग देख लो। एक छोटे छोटे पॉइंट्स में लेके अब इस ऋग्वेद वाले काल को हम खत्म करेंगे। ऋग्वेद में 3 किस्म के ऋण को बताया गया है। वो ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसी में आगे लिख लो। अगर आपसे बोलेगा कि कितने महायज्ञ बताए गए हैं, तो ऋग्वेद में 5 महायज्ञ बताए गए हैं। 5 महायज्ञ बताए गए हैं। ठीक है, आप कॉमन ना ऊपर के ये तीनों ऋण को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तीनों ऋण को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, जहां हम लिख रहे थे देव ऋण, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, देव यज्ञ। दूसरा हमने क्या लिखा, पितृ ऋण, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, पितृ यज्ञ। तीसरा हमने लिखा ऋषि ऋण, तो ऋषि ऋण की जगह हम क्या लिखेंगे, ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ। क्लियर है? चौथा, यहां पे याद रखो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण बताया गया है। लेकिन अगर यज्ञ की बात करते हैं तो यहीं पे देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ऋषि यज्ञ बताया गया है। ठीक है, 2 नए जुड़ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो भूत यज्ञ और एक मनुष्य यज्ञ, है ना। एक है भूत यज्ञ और 5वां है मनुष्य यज्ञ। क्लियर हो गया? दोनों एक जैसे मिलता जुलता है, इसलिए मैं साथ में लिखा दिया हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, बाकी लोग इसको देख के स्क्रीनशॉट कर लो। बाकी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं। ऋग्वेद में 3 ऋण बताए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और वहीं पे जब हम 5 महायज्ञों की बात करेंगे तो ऋग्वेद में 5 महायज्ञ बताए हैं। तो 3 नाम हमारे ऑलमोस्ट ऋण की तरह रहेंगे, यानी कि देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ऋषि यज्ञ। और 2 जुड़ जाते हैं उसमें नए, जो कि भूत यज्ञ है और एक मनुष्य यज्ञ है। हो गया ये वाला पॉइंट? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। चलो ठीक है, चलो ये हो गया ऋग्वेद कालीन। हमने क्या पढ़ लिया, सामाजिक जीवन पढ़ लिया, आर्थिक जीवन पढ़ लिया, राजनैतिक जीवन पढ़ लिया, और छोटे छोटे जो नाम थे कि क्या क्या होता है उनके अंदर, समाज में किस नदी को क्या बोलते हैं, उनका क्या टोटम चलता है, उनकी सारी चीज़ें जो थी हम पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उनके धार्मिक जीवन को बता देते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन। क्लियर है? हेडिंग डालोगे तो डाल लो ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन। क्लियर है? इसको मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, आप एकदम से नोट मत करो, लेकिन आप अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना ताकि एग्जाम के टाइम आप भूलो मत। क्लियर है सबको? चलो, तो ऋग्वेद में ऐसा हुआ था ना, ये जो आर्य थे तो वो क्या करते थे, प्रकृति का मानवीकरण करते थे। प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण मतलब समझ गए? क्लियर है सबको? मतलब उसको मानव की आकृति का क्या करते थे, उनका वर्णन करते थे कि जैसे नदियों जैसी चाल, ये भुजा, मतलब लंबा सा उनका मुख, शिरोन्मुखी, ये सारी चीज़ें थी। वो क्या था, मानवीकरण को दर्शाता था। तो
आर्यों ने यह किया, वह कोई सी भी चीज जिस पर उनका नियंत्रण नहीं है, वह कोई सी भी चीज जिस पर उनका नियंत्रण नहीं है, वो उनका मानवीकरण कर देते थे और उनको एक देवता देव का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे जंगल, जंगल कैसे बना, क्या है, ये है, तो उन्होंने कहा जंगल की देवी क्या है, अख्यामी देवी, तो जंगल की एक देवी हो गई अख्यामी देवी। ठीक है, सूर्य, सूर्य पे उनका कंट्रोल नहीं था आर्यों का, वो अपने टाइम से उदित होता था, अपने टाइम से क्या है, अस्त हो जाता था, ऐसा था, तो सूर्य देवता बन गए। ठीक है, तो उस समय ऐसा हुआ, जिन चीज़ों पे आर्यों का कंट्रोल नहीं था, उनका मानवीकरण करके उसकी पूजा करने लगे और वो देवता बनते गए। ठीक है, लेकिन उस समय भी ऋग्वेद काल में देवताओं का कई सारे अलग अलग स्वरूप और कैटेगरी में उन्होंने रखा था। आसमान के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। ठीक है, आसमान के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, इन्होंने ऐसे सारी चीजें क्या है मेंशन करके रखा था। अब क्या है, ये आर्य जो थे, मोक्ष की कामना, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखती है, लेकिन स्वर्ग का उल्लेख मिलता है। वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मतलब मानते थे, नहीं मानते थे, ऐसा कुछ भी हमको प्रूफ नहीं मिलता है पुनर्जन्म के सिद्धांत से लेके, लेकिन आर्य जो है स्वर्ग की जो कल्पना थी वो लोग करते थे कि स्वर्ग नाम का कोई चीज होता है। क्लियर है, तो उस हिसाब से हम ऋग्वैदिक काल में बोलेंगे तो ये उनका पूरा धार्मिक जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है। क्लियर है, ऐसे कोई मंदिर वंदिर ऐसे कुछ मिले नहीं है, लेकिन वो क्या था, फिर भी मतलब उनकी आस्था थी और वो मानवीकरण करके देवताओं की पूजा करते थे। क्लियर हो गया सबको, वो देवताओं को मानते थे। चलो, अब एक फैक्ट वाले चीज है, आप लिख लो तो बहुत अच्छा है। सिर्फ फैक्ट वाले चीज है, मैं बताते जा रहा हूं, आप सुनते भी जाएं और लिखते भी जाएं। क्लियर है, ठीक है, तो फैक्ट वाली चीज मैं लिखा देता हूं, जो है उनको बोल दो कि बोर्ड में देख के स्क्रीनशॉट कर ले, है ना। हाँ, ठीक। चलो, फैक्ट वाली चीज को आप थोड़ा सा लिख लो तो बेहतर है। चलो, ऋग्वेद में, अब ये फैक्ट वाले पॉइंट है, इसको एज इट इज लिख लो, किसी एग्जाम में रैंडमली आ सकता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक इंद्र शब्द का उल्लेख याद रखना 250 बार हुआ है। 250 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ है। दूसरा लिखो, जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। अब सवाल ये उठता है, आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो ऋग्वेद में सर्वाधिक इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ और आप लिख रहे हो कि जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ, तो 275 तो ज्यादा होता है, 250 थे। तो यहां पे इस चीज को डिफरेंशिएट करना सीख लो। देवताओं की जब बात करते हैं तो सर्वाधिक बार इंद्र का उल्लेख हुआ है देवताओं में, है ना, और नॉर्मल बात करते हैं तो जन शब्द का प्रयोग सर्वाधिक 275 बार हुआ है। क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो, और डाउट जो रहे लिख के एक बार मेंशन कर दिया करो, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट और लिख लो, हम पढ़े थे सभा, समिति और विदत। हमने राजनीतिक जीवन में आर्यों के पढ़ा था, 3 संस्थाएं थी, एक थी सभा, एक थी समिति और एक था विदत। क्लियर है सबको, सभा, समिति और विदत। तो विदत का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ, इन तीनों में सर्वाधिक बार विदत का उल्लेख हुआ है, पूरे 122 बार। विदत का उल्लेख
122 बार हुआ है। क्लियर है ये? ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। ऋग्वेद में सर्वाधिक इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ है, 250 बार हुआ है। जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है और विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। ये पंखा बंद कर दूं क्या, चिड़िया टकरा ना जाए? रहन दूं? ठीक है ना? यहां तक सबको हो गया? ठीक है, तो थोड़ा सा ना फास्ट भागेंगे और चीजों को लिखते हुए चलना। जो कहानी को मैं बताऊंगा उसको एज इट इज अपने ओन वर्ड में लिखते हुए चलना, क्योंकि प्रीलिम्स वाले जितने भी एग्जाम्स है ना, आपको जो कहानी और फैक्ट याद है ना, वही काम दिलाएगा। ठीक है, मेंस में आपको थोड़ा सा अच्छा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो डिटेल में लिखा हुआ उस समय में अपन देख लेंगे। अभी फिलहाल आप क्या, वनडे एग्जाम जो रहता है ना एमसीक्यू बेस्ड, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लो। क्लियर है? चलो, और अगर आप बोलोगे कि कौन से एग्जाम में मतलब पीएससी का जैसे एग्जाम लेटेस्ट फरवरी में आने वाला है, तो किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन एक ब्लूप्रिंट टाइप का बता दोगे क्या, तो उसको भी बाद में एक बार 15 मिनट में डिस्कशन करके आप लोगों को बता देंगे। क्लियर है? लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स आना चाहिए कि सर ये चीज़ एक बार बता दो, या प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले कि सर पीएससी अभी 11 फरवरी को एग्जाम है, कैसे प्रिपरेशन करना है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, किसका वेटेज कितना है। एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा ना, तो वो एक रेसिप्रोकेट होगा बराबर से, है ना? हम लोग को मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या चाहिए, तो हम लोग एक फ्लो में नॉर्मल पढ़ाते जाएंगे, सिलेबस खत्म कंप्लीट करना है, ऐसे टाइप का, है ना? वो थोड़ा सा अगर दिखेगा सामने से भी इक्वल एंड अपोजिट टाइप वाला, तो फिर लगेगा कि हाँ थोड़ा सा और एफर्ट डालना है इसमें। और सभी से ये है कि जितने भी आपके ग्रुप में कोई भी है, उन सारे लोगों को अपने ये यूट्यूब के चैनल को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सबको बता सकते हो। और आपके कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं दिव्यांग समूह से, ट्रांसजेंडर समूह से, या आपके ग्रुप में कोई भी है, आप हर ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो है, जो नीडी है, उनके पास ये ग्रुप पहुंचे। ठीक है, और उनको वो इसको ये मत सोचना कि फ्री में है, ये बहुत महंगे कंटेंट है ना? इस चीज को जहन में रखना। चलो, तो ऑफिशियली हम ऋग्वेद काल को यहां पे खत्म करते हैं। अब हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है सबको? चलो हेडिंग डाल लो, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आप याद रखना, उसका काल क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स रहते हैं ना, 1000 से 600 ईसा पूर्व, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में आप बैठोगे ना, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 612 ईसा पूर्व, 1000 से 650। फिर वो जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, फिर वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का रहता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ऐसा प्रिपेयर करो कि बहुत स्लो क्लास चल रही है ना, उसको आज का आज ही रट के ख़त्म कर दो तो बेहतर है ना? क्योंकि ये जितनी चीज़ें हम पढ़ाएंगे ये वो, उसको 4 दिन में बैठ के ना पूरा एंशिएंट हिस्ट्री रटा जाता है। अगर एकदम ईमानदारी से अच्छे से पढ़े हो ना, 4 से 5 दिन में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री रटा जाता है। क्योंकि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, इस चीज़ को बोर्ड में लिखना है, इस चीज़ को आगे डिलीवर्ट करना है, इसलिए एक एक टॉपिक में कितना 5-5, 6-6 दिन लग रहा है ना? तो अगर 5-5, 6-6 दिन लग रहा है, तो हर दिन का आप हर दिन याद कर लो। थोड़ा सा इस चीज़ को जहन में रखो। और ये इधर बगल में जो दिव्यांग स्कूल है अपनी मटपुरैना में, बहुत सी मैम लोग वो रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐड होंगे करके, तो मेरे को पता नहीं है कि वो लोग ऐड हुए हैं कि नहीं, तो वो एक बार मेरे को ना ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि वो ऐड हुए हैं या नहीं, फिर मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, चलो, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्लियर है? हेडिंग डाल दिया? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल, इसको उत्तर वैदिक काल क्यों बोलते हैं? तो हमने सबसे पहले वाले को काल को इसलिए बोला क्योंकि उस काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचना हुई थी।
क्लियर? इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल से उत्तरोत्तर ये जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी वेदों के उपनिषद, सभी वेदों के आरण्यक, ये सारी चीज की रचना किसमें हुई है? उत्तर वैदिक काल में। क्लियर हो गया सबको? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बाकी सभी जो वेद के आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सब जो है वो इस काल में क्या किए गए हैं? लिखे गए हैं। क्लियर हो गया सबको? अब उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जो आर्य आए थे, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य आए थे वो ऊपर ही थे, अब धीरे धीरे उनका पलायन होकर थोड़ा नीचे की तरफ भी बढ़ने लग गए। एक, अगर आप मेरी क्लास अटेंड किए होंगे तो याद होगा, मैंने बोला था कि दक्षिण एक ऐसा एरिया था जहां पे आर्यीकरण नहीं हो पाया। ठीक है, दक्षिण भारत जाने वाले आर्यों की संख्या क्या थी? कम थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में अभी भी कम है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे ये लोग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ने लग गए। और तीसरा महत्वपूर्ण एक ये केस हुआ यहाँ पे कि जो लोहे का आविष्कार था ये इसी बीच में हुआ। ठीक है, 1000 से 600 के बीच में ही क्या होगा? अभी हमारे बीच में लोहे का आविष्कार हो जाएगा। और जैसे ही लोहे का आविष्कार होगा, क्या होगा? हमारे पास कृषि में नए तकनीकों का प्रयोग होगा, हर चीज होगा और हमारी संस्कृति एक प्रो लेवल पे पहुंच जाएगी। क्लियर है? चलो, उत्तर वैदिक काल हेडिंग डाल लिए। ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि उत्तर वैदिक काल वह काल है जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराणों की रचना की गई। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट ये था, उत्तर वैदिक काल में आर्य ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगे। उत्तर भारत से धीरे धीरे मध्य भारत और दक्षिण भारत की ओर बढ़ने लगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो ये है कि इसी बीच में क्या होगा? लोहे का आविष्कार होगा जो सभ्यता, संस्कृति और खेती के क्षेत्र में एक क्या है? क्रांति लाएगा। क्लियर हो गया ये 3 पॉइंट? ये बेसिक इंट्रोडक्शन था उत्तर वैदिक काल का। क्लियर हो गया? अब जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, वैसा ही हम क्या पढ़ेंगे? अब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। चूंकि हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन ऋग्वैदिक काल में पूरा डिटेल में लिख चुके हैं। क्लियर है? तो अब उसमें थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे होंगी तो डिफरेंशिएट करना कि वहां पे क्या था और यहां पे क्या हो रहा है। क्लियर है ये चीज? चलो, तो अब लिख लो राजनैतिक दशा। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप, राजनैतिक दशा। ठीक है, मैं बोर्ड में एक बार लिखा दे रहा हूं, जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैम आपको आके बता देंगी, है ना? तो सबसे पहला हेडिंग डाल लो राजनैतिक दशा। राजनैतिक भी लिख सकते हो, राजनीतिक भी लिख सकते हो, नैतिक ही लिखो। राजनैतिक दशा। मैं बोलते हुए चल रहा हूं, जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा साथ में लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि लास्ट में जब मैं बोलूंगा तो फिर थोड़ा सा तेज बोलूंगा, है ना? ठीक है, तो राजनीतिक जो था, राजनीतिक दशा में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये जो जन थे, जन कौन से थे? जन क्या होता था? जन का एक क्या होता था? राजा होता था। तो ये जन एक्सपांड हो गया। ठीक है, पहले क्या होता था? 4 से 5 कबीलों को मिला के एक जन बनता था और जन का मुखिया राजा होता था। अब क्या हो गया? ये जन का एक्सपांशन हो गया। ठीक है, जन फैल गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, जन का विस्तार हुआ, जन का विस्तार हुआ। समझ में आ रहा है ना? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, जन का विस्तार हुआ। ठीक है, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ? 2 नए शहरों का थोड़ा सा उदय हुआ और उनका थोड़ा सा क्या हुआ? बोलबाला बढ़ने लगा। तो वो कौन कौन से थे? कुरु और पांचाल नगरों का, कुरु और पांचाल,
कुरु और पांचाल का उदय हुआ। और ऋग्वेद काल में एक भरत जन के राजा सुदास हुआ करते थे। मैं आपको उनकी कहानी बता चुका हूं। ऋग्वेद काल में भरत जन के राजा सुदास हुए थे और सुदास ने क्या किया था? दशराज्य युद्ध किया था। तो अब क्या हुआ? भरत जन का लोक बढ़ने लगा। ठीक है, भरत जन का लोक बढ़ने लगा। भरत जन कौन सा वाला इलाका? जिसके राजा सुदास थे। भरत जन का लोक विस्तार हुआ या बढ़ने लगा? भरत जन का लोक विस्तार हुआ, या बोल सकते हो कि भरत जन का उल्लेख क्या है? और ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ? राजा का जो धीरे धीरे राजा का जो एरिया था ना, राजा पहले क्या था? 4 से 5 कबीलों का क्या होता था? स्वामी होता था। स्वामी मतलब वो होता था कि 4 से 5 कबीलों को मिला के एक जन बनता था और उस जन का राजा होता था राजा। अब क्या हुआ? राजा के अधिकार में क्या हुई? वृद्धि होने लग गई। और एक टाइम इसी उत्तर वैदिक काल में ऐसा ही आया कि राजा क्या बन गया? देवताओं का प्रतीक बन गया। मतलब अब राजा देवताओं के समान क्या हो गया? पूजनीय हो गया। ठीक है, और राजा की शक्ति थी धीरे धीरे क्या हो गई? विस्तार हुई। और एक महत्वपूर्ण कार्य इस टाइम पे फिर से वो हुआ। हमने पढ़ा था उस समय सभा, समिति और विदत। समिति एक ऐसी संस्था थी जो राजा के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन से संबंधित क्या करती थी? मामलों को देखती थी। और हमने ये भी सुना है कि राजा का निर्वाचन वंशानुगत भी था, लेकिन राजा को कुछ मतलब क्या होता था? कई बार राजा के लिए चुनाव भी कराया जाता था। सामंतों में से या किसी विशेष व्यक्तियों के बीच में से क्या होता था? राजा का चुनाव भी करवाया जाता था। लेकिन ये जब उत्तर वैदिक काल में आए तो क्या हुआ? पूरी तरह से ऐसा माना जाने लगा कि राजा का जो पद था ना, फिर वो फिक्स हो गया, वंशानुगत ही, उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा। फिर चुनाव वाली सिस्टम क्या हो गया? थोड़ा सा खत्म हो गया। क्लियर है? राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो ये उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी था कि राजा जो था देवताओं का स्वरूप बन गया, राजा के अधिकार में वृद्धि हुई और संभवतः राजा का पद पूरी तरह वंशानुगत हो गया। क्लियर है? चलो एक और पॉइंट है, राजा की उत्पत्ति हुई या राजा कैसे था, कहां से आया, ये सब करके ना एक थोड़ा सा वो रहता है कि राजा, ठीक है राजा था, जन का था, एक बहुत बड़ा कबीले का राजा बन जाता था, लेकिन ये राजा की उत्पत्ति कैसी हुई? तो इसका सिद्धांत हमको ऐत्रेय ब्राह्मण करके एक है, उसमें मिलता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ठीक है ना? और याद रखना, क्या बोलते हैं, पीएससी का पेपर हो या कोई सा भी पेपर हो, अगर प्राचीन भारत में से क्वेश्चन पूछता है तो एक तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में से कंफर्म पूछता ही है, उधर से आएगा, या तो फिर वैदिक काल में से एक पूछ लिया तो पूछ लिया, बट जैन और बौद्ध में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही हर साल के एग्जाम में। और जैन और बौद्ध को भी हम किस में पढ़ेंगे? प्राचीन भारत में। गुप्त और मौर्य में से या तो राजाओं के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा या तो फिर उनके क्या बोलते हैं राजनीतिक दशा, उनके अभिधम्म, उनके जो लाइन से अभिलेख मिले हैं, ये सब मिले हैं, उनसे क्वेश्चन पूछता है। और एक लास्ट वाला जो टॉपिक होता है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जिसका एग्जाम कोई बड़ी संस्था कराती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं ये वो, उनके लिए 1200 से 600 ईसा पूर्व वाले जो राजाएं हैं ना, कनिष्क, चोर, चेर, पांड्या, इधर मौर्योत्तर काल, वहां से क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो प्राचीन इतिहास का हर पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिविजुअल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप पीएससी दे रहे हो तो जैन बौद्ध को बिल्कुल भूल के मत छोड़ना, उसमें से कंफर्म आपको हर साल के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है, इस बार भी मिलेगा। ठीक है, तो जैन में पहुंचेंगे तो उसको ध्यान रखना। और अगर जैन और बौद्ध से मान के चलो दो ना एक ही क्वेश्चन पूछा, तो एक क्वेश्चन इधर से हड़प्पा और ये वैदिक काल से पूछेगा।
चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है, रत्नियों का उल्लेख है, उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं बोर्ड में, लाइन से फिर तुरंत समझा दूंगा। सभा समिति का महत्व कम हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ही कि राजा का चुनाव अब क्या हो गया, वंशानुगत होने लग गया, तो अब समिति का तो काम बचा नहीं, कम होकर समाप्त हो गया। ठीक है, चलो और क्या है इसमें कुछ लिखने लायक जो मैं आपको इसमें लिख दूं और समझाते चलूं? ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको एक बार फिर से हम इंट्रोडक्शन टाइप वाला एक बार समझ लेते हैं ना। चलो, हमने सबसे पहले क्या बताया, उत्तर वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल में मैंने क्या बताया, लोहे का आविष्कार धीरे से होने लग गया था उत्तर वैदिक काल के, तो उस समय सब जो संस्कृति और सभ्यता है वो अपनी प्रो लेवल पे जाएगी, मतलब एक विकसित सभ्यता के रूप में धीरे धीरे विकासशील की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, वेदों के आरण्यक, उपनिषद, पुराण सारे क्या है, इसी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। क्लियर है। चलो, तो जैसे हमने पॉइंट्स बनाए थे, राजनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, तो हम अब राजनैतिक जीवन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब उसमें लिखा राजनैतिक दशा, राजनैतिक दशा, राजनैतिक दिशा में याद रखना कि राजा का महत्व था और बढ़ गया। ठीक है, राजा का महत्व और बढ़ गया। राजा पहले क्या होता था, 4 से 5 कबीलों का ही राजा होता था, अब उसका और विस्तार हो गया, वो अन्य बहुत सारे कबीलों का राजा बन गया, और राजा ईश्वर का एक प्रतीक बन गया, मतलब राजा को ईश्वरीय सम्मान दिया जाने लगा। और धीरे 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 चल के जो राजा का पोस्ट ऋग्वैदिक काल में चुनाव के थ्रू भी चयन किया जाता था ना, उत्तर वैदिक काल में आके पूर्णता क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। क्लियर है, वंशानुगत हो गया। जो लिख रहा है वो कृपया लिखते चले साथ में, पूर्णता वंशानुगत हो गया। क्लियर है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, पहला जन का विस्तार था जिसके अंदर मैंने राजा को पूरा आराम से समझा दिया। दूसरा हमारा पॉइंट है कुरु और पांचाल का उदय हुआ। अब कुरु और पांचाल दो नए नगर थे, दो नए राज्य थे, इनका धीरे से अस्तित्व आया और इनका विकास होने लगा। हम जब महाजनपद काल पढ़ेंगे उसमें पूरे राज्यों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ही इसका अस्तित्व क्या था, दिखने लगा। क्लियर है। महाजनपद काल में तो 16 महाजनपदों का उदय होगा, क्लियर है, लेकिन कुरु और पांचाल जो थे उत्तर वैदिक काल से ही क्या हो गए, दिखने लगे। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट सबको। उसके बाद था भरत जन का लोक विस्तार हुआ। मतलब भरत जन का क्या था, एक राजा था, ऋग्वेद काल में हमने देखे भरत जन करके एक ठोक था। ठीक है, तो वहां के राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपने पूरा एक वो अपना विस्तार करने के लिए कि ये पानी मेरे इलाके में आएगा, मेरे लोगों के लिए आएगा, वो 10 राजाओं से लड़ा और उन्हें हरा भी दिया ऋग्वैदिक काल में। तो उसकी महिमा इतनी बढ़ी कि ये उत्तर वैदिक काल तक इसका लोक जो रहा पूरा विस्तार होते रहा। किसका, भरत जन का। क्लियर हो गया। क्लियर है, भरत जन का लोक विस्तार हुआ। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। उसके बाद राजा की उत्पत्ति, जैसे हम बोलते हैं कि देखो घर के मुखिया को हम क्या बोलते थे, मतलब कुल का मुखिया बोलते थे, फिर हम क्या बोलते थे, कबीले के मुखिया को ये बोलते थे, फिर जन के मुखिया को ये बोलते थे। तो उस समय ये सब का विस्तार कहाँ से हुआ, ये शब्द आया कहाँ से, लोगों का रक्षक है राजा, लोगों का ये है राजा, राजा के नियंत्रण में सब रहता है। तो ये राजा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका सिद्धांत हमको मिल गया कहाँ से, ऐतरेय ब्राह्मण में।
क्लियर है? इसका विस्तार हमको मिल गया ऐत्रेय ब्राह्मण में, इसकी उत्पत्ति का पूरा सिद्धांत मिल गया। क्लियर है? अब इस पॉइंट को अब आराम से ध्यान देना। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है। अब ये रत्नियां क्या हैं? जैसे हम बोलते हैं ना मेरे 2 अनमोल रतन, तो 2 अनमोल रतन मेरे 2 फेवरेट पर्सन, तो वैसे ही शतपथ ब्राह्मण में इस उत्तर वैदिक कालीन की 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। मतलब उस समय 2 अनमोल रतन नहीं 12 अनमोल रतन थे। ठीक है? तो 12 अनमोल रतन कौन थे? राजा, रानी, पटरानी, युवराज, मंत्री, महामंत्री, ऐसे लाइन से उनकी पोस्ट दी हुई है ना, कि राजा थे, युवराज थे, रानी थी, मंत्री थे, वो वाहक थे, ये वाहक थे, वो थे, उनके सलाहकार थे, उनके मित्र थे, उनके घूमने वाले थे, ऐसे टाइप के। तो इस तरह से शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है और कितने रत्नियों का? 12 रत्नियों का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। ये 12 रत्नियां क्या हैं उसको हम एग्जाम्पल देके समझा दिए हैं। क्लियर है सबको? चलो उसके बाद कर। अब धीरे धीरे क्या हो गया, हम धीरे धीरे क्या बढ़ रहे थे, धीरे धीरे एक विकसित देश की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे, है ना। मतलब अब ये हो गया था, हम वैसे आदि मानव नहीं रहे थे, अब हम परंपरा को थोड़ा समझ रहे थे। हम ऋग्वैदिक काल आए तक क्या हुआ, हम अपना आवास बनाकर रहना भी शुरू कर लिए थे। हम धीरे धीरे समूह में इकट्ठे हो रहे थे। मतलब खाना बदोशी का जीवन हमने क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है, हम विकसित होने की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। तो उसी में ये हुआ कि जब अगर राजा है और राजा सबकी वारंटी ले रहा है कि मैं इस समूह का राजा हूं, मैं सबको लड़के पानी ला के दूंगा, तो उसके एवज में कुछ तो वो लेगा। तो उस उत्तर वैदिक कालीन में फिर कर शुरू हुआ। ठीक है, कर शुरू हुआ। संभवतः ये करों का वहन कौन करता था? वैश्य लोग करते थे। वैश्व जो हम पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो ये वैश्व लोग करते थे। मतलब थर्ड वाले लोग जो उस देखेंगे ना, ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, तो जो थर्ड वाले लोग थे वैश्य, संभवतः उन्हें कर का वहन करना पड़ता था। ये व्यापारी वर्ग के लोग होते थे। ठीक है, वैश्य सबसे ब्राह्मण में कौन होता था? जो पूजा पाठ करते थे, जो ज्ञान देते थे, जो बुद्धि की बात करते थे, जो ऐसा करते थे, उनको हम ब्राह्मण की श्रेणी में रखते थे। क्षत्रिय कौन होते थे? जो युद्ध करते थे, राजा के लिए युद्ध करते थे, अपने लिए युद्ध करते थे और अपने प्रजा की रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय में लेते थे। और व्यापारी वर्ग को हम वैश्यों में लेते थे, ये व्यापार करते थे वो ये। तो इसलिए करों का वहन किसके सर पे था? वैश्य वर्ग के कंधों पर करों का वहन था। और संभवतः ये उनके आय का कितना था? 1/16वां भाग। क्लियर है? संभवतः ये 1/16वां भाग था। कर जो था, जैसे आपका खेत हुआ, आपके खेत में इतना अनाज हुआ, तो उस अनाज का 1/16वां भाग जो था आपको राजा को देना पड़ता था। तो ये कर व्यवस्था यहाँ पे वैसी थी। मैं ब्लैक बोर्ड में केवल कर 1/16वां भाग लिख दिया हूं, लेकिन अभी एक्सप्लेन किया हूं, तो आप उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है? लास्ट वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, सभा समिति का महत्व कम हो गया था और धीरे धीरे चल के वो आगे क्या हो गई? खत्म हो गई। क्लियर है सबको? ठीक है ना। तो पीएससी वगैरह और व्यापम से रिलेटेड जो भी डिस्कशन हुआ है वो इस क्लास को याद से सभी लोग सुनना, और कोई सा भी डाउट रहेगा एक मैसेज करके ना, या तो ग्रुप में या इधर ये अपन के जो वीडियो के लिंक रहते हैं उसमें नीचे मैसेज बॉक्स में आप डाल देना। ठीक है, फिर जो भी होगा उसके ऊपर कल डिस्कस किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री को जल्दी खत्म करूं, ताकि मैं पॉलिटी वाला पोर्शन शुरू करूं, जिसमें से 10 क्वेश्चन कंपलसरी पीएससी में 8 से 10 आते ही हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पे डिसमिस कर रहे हैं। चलो मिलते हैं कल फिर से। हाँ, एक और चीज बता दूं, कल क्या बोलते हैं, छुट्टी है ना। कल चुनाव की वजह से सरकारी, मतलब हमारे पास यहाँ नोटिस आया कि कल मतलब ये संस्था जो है, शासकीय दिव्यांग कोचिंग संस्थान जो है, वो उसे अवकाश दिया गया है, मतलब बंद रखेंगे। तो कल हमारी क्लास फिर से बंद रहेगी और परसों फिर से शुरू होगी, और फिर मंडे से कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी, है ना। बाकी छुट्टी वाला जो भी है मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मैसेज कर दूंगा। चलो ठीक है ना, अभी क्लास खत्म होती है, मिलते हैं फिर परसों। ओके मैम।